हम्म। तो कल तक आप ये समझ लिए थे कि कैसे मजबूरन हमें धर्म सुधार करने पर जोर देना पड़ा। चाहे जितने भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर हुए, उन्हें मजबूरी में धर्म में भी सुधार करने के लिए प्रयास करना पड़ा था। उनको कोई मतलब नहीं था बहुदेववाद से, उनको कोई मतलब नहीं था मूर्ति पूजा से, लेकिन इसके वजह से समाज खराब हो रहा था, इसलिए उन्होंने धर्म में भी सुधार करने की सोची और धर्म में भी सुधार करने का प्रयास किया। देखो, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को देखना है तो आपको इसको क्षेत्रवार भी बांट सकते हो। तो अगर आप देखो तो हमें 4 तरह के 4 प्रकृति के समाज सुधार आंदोलन दिखाई देते हैं। हम सिर्फ अभी सनातन या हिंदू धर्म में समाज सुधार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है जो पूर्वी क्षेत्र में हुआ, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, फिर पश्चिमी क्षेत्र में ये क्षेत्र, फिर दक्षिण का क्षेत्र, दक्षिण भारत, और एक वो जो अखिल भारतीय या पूरे भारत को समेटता था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, जैसे कि मान लो आर्य समाज हुआ, थियोसॉफिकल सोसाइटी हुआ, ये सब का नाम आप सुने होंगे। इसी तरह से रामकृष्ण मिशन हुआ। ये जो मूवमेंट था ये अखिल भारतीय स्वरूप को लिए हुए था, यानी कि ये किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं था। तो अखिल भारतीय स्वरूप को कुछ संगठन या समाज सुधार संगठन लिखे हुए थे, यानी कि इसका जो विस्तार था ये पूरे भारत में था, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में था, चाहे थियोसॉफिकल सोसाइटी हो, आर्य समाज हो या रामकृष्ण मिशन हो। इसी तरह से जो भारत में पहली बार जो समाज सुधार आंदोलन का कॉन्सेप्ट आया या प्रयास शुरू हुआ राजा राम मोहन राय के बाद, तो उसमें हम देखें तो तत्वबोधिनी सभा, ये क्या था ये सब हम बताएंगे अभी। तत्वबोधिनी सभा, फिर ब्रह्म समाज सुने होंगे आप, फिर भारतीय ब्रह्म समाज, और एक और महत्वपूर्ण है यंग बंगाल आंदोलन। ये जो समाज सुधार संगठन था ये पूर्वी भारत को समाहित किए हुए था, यानी कि इसका प्रभाव पूर्वी भारत में था। पूर्वी भारत के समाज सुधार का ठेका इन्हीं संगठनों ने मिल गया हुआ था, व्यक्त किए थे। और आपको पता है कि ये दोनों के दोनों राजा राम मोहन राय का था, ये उनके का, इसमें भी राजा राम मोहन राय का सहयोग था। हेनरी बेबियन डेरेजियो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये हुआ पूर्वी भारत का, ये अखिल भारतीय स्वरूप का। अब आइए दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में भी समाज सुधार शुरुआत यहीं से हुआ है, बंगाल से। क्योंकि समाज क्यों बंगाल से हुआ हम बात करेंगे, क्यों आखिर समाज सुधार की शुरुआत, सामाजिक धार्मिक सुधार मूवमेंट बंगाल से ही शुरू हुआ, उसकी हम अलग से आज चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत में अगर चले जाइए तो दक्षिण भारत में भी भारतीय ब्रह्म समाज, हाँ, इसी से टूट करके बना था भारतीय ब्रह्म समाज। देवेंद्रनाथ टैगोर के और केशव चंद्र सेन के बीच जब विवाद हो गया था तो अलग बना लिया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा, हम आगे बात करेंगे इस पे। फिर यंग बंगाल आंदोलन है, हेनरी बेबियन डेरेजियो के द्वारा शुरू किया गया था। अब दक्षिण भारत में भी कई समाज सुधार के आंदोलन चले, जैसे जस्टिस आंदोलन, ये नाम याद रखना है, ये सबसे भी सवाल पूछे जाते हैं। और इसके प्रोपाउंडर या फाउंडर कौन थे, इसने क्या किया समाज और धर्म में सुधार करने के लिए, ये पूछे जाएंगे। नेक्स्ट था वो कालिगा संघ, वो कालिगा संघ। नेक्स्ट आत्मसम्मान आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन।
इसी तरह से था एक और था, याद नहीं आ रहा, हम बता देंगे। वोक्कालिगा, वोक्कालिगा, VOCALLIGA, वोक्कालिगा संघ, SANGA, VOCCALLINGA, वोक्कालिगा संघ। पश्चिम भारत में चले जाइए तो प्रार्थना समाज, परमहंस मंडली, सत्य शोधक समाज, परमहंस मंडली, सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज करने वाला, ज्योतिबा फूले का, हाँ, सत्य शोधक समाज, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, मंडली, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट, साइंटिफिक सोसाइटी, स्टूडेंट्स लाइब्रेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी, स्टूडेंट्स लाइब्रेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी। ये कुछ महत्वपूर्ण संगठन है जिसे आपको जानना चाहिए। ये हिंदू धर्म या हिंदू समाज में सुधार के लिए शुरू किया गया था। सबका अलग अलग दौर, सबसे पहला शुरुआत हुआ बंगाल से, ठीक है। वहां से फिर धीरे 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 जैसे जैसे सुधार होता गया, लोगों को इसके बारे में पता चला और धीरे धीरे उस समाज में भी होने लगा, ठीक है। एक ही बार में नहीं है कि एक ही दिन सब जगह संगठन बना दिए। ये प्रभाव में आकर के, जैसे अभी भारत में देखो कई सारे राजनीतिक दल है, कई सारे, हाँ, जैसा समाज जैसी जरूरत और जैसे वहां के लोग, जगह जब जगह, हाँ, हम भी सर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से समाज सुधार का दौर शुरू हुआ। तो ये सारे संगठन है जिसको आपको जेहन में रखना है, यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि आखिर में समाज सुधार मूवमेंट हुआ, समाज को सुधारने का कोशिश किया गया था, जो कि एक टिपिकल सोसाइटी बन गया था। टिपिकल लोग और टिपिकल सोसाइटी बड़ी खराब होता है। टिपिकल लोग भी बड़ी खतरनाक होते हैं, उनको समझना बड़ी मुश्किल होता है। बोलोगी ए तो समझेगा आ, तुम इंग्लिश में बोलोगी ए कि इंग्लिश वाला ए का मतलब समझो। तो हाँ, तो टिपिकल लोग बड़ी खतरनाक होते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो अधर के लोग होते हैं, आधा होते हैं, वो पूर्ण नहीं होते हैं, वो आधा होते हैं। पूर्ण होते तो बस अपने, हाँ, अपने घुट घुट के रहता है, वो घुटते रहेगा, वो अपना अंदर है। हाँ, वो हर किसी में, अब विशेष करके ये लड़कियों में ज्यादा मिलता है। लड़के अगर टिपिकल हो जाए तो लड़कों की सोसाइटी उसको बेइज्जत कर करके सुधार देता है। लड़कों में अगर कोई लड़का टिपिकल हो जाए, कंजर्वेटिव हो जाए, तो उसके दोस्त यार उसको सुधार देते हैं, इतना उसको बेइज्जत करेंगे, अपमानित करेंगे कि बेचारा वो सुधर जाता है। लेकिन लड़कियों का जिंदगी थोड़ा सा जटिल है, वो खुद बना करके रखती है, होता नहीं है, वो खुद बना लेती है। हाँ, वो खुद अपने आप को ऐसा, पता नहीं, वो अपने अंदर में या तो कुछ और विचार बना करके रखती है, कुछ और सोच करके रखती है।
और अगर गलती से थोड़ी सी खूबसूरत हो गई, सुंदर हो गई, उसको अटेंशन, और अगर उसको अटेंशन, अब ये भ्रम हर एक लड़कियों को होता है कि वो बहुत खूबसूरत है कि वो बहुत खूबसूरत है। ये अपना खाती बाड़ू, और तू थोड़े ना खूबसूरत बाड़ू, तो भगवान बना के तारा भेज दे बाड़न। तू अपने से, तू अपना खाती बाड़ू, अपना घरे खाती बाड़ू। खूबसूरत कोई पैमाना थोड़े ना है। खूबसूरती का एक ही पैमाना है, संतोष और आत्मसम्मान। जिसके पास है वही दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी है। ये दो व्यक्ति के पास है, अगर किसी भी व्यक्तित्व में अगर दो चीजें, संतोष है और आत्मसम्मान का भावना है, तो वो बहुत खूबसूरत है। एक भी रह जाए कोई, तो लड़कियों का वहम बहुत बुरा है। उनको लगता है कि हाँ, कि दुनिया का सबसे समझदार बंदा है। अब पुरुषों में क्या होता है, मर्दों में क्या होता है कि वो बहुत सारी चीज इग्नोर करते हुए चलते हैं। हटाओ छोड़ो जाने दो, हटाओ छोड़ो जाने दो करते हुए बेचारे आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जो टिपिकल लोग होते हैं ना, वो उसी में अटक जाते हैं। तो समाज भी हमारा टिपिकल हो गया था। क्यों हो गया था? लगभग 800 सालों का गुलामी का दौर जो था, अंग्रेजों का, इस्लामिक शासन का, तो ये धीरे धीरे बेचारा टिपिकल हो गया था। अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा था। जो असुरक्षित महसूस करता है वही टिपिकल हो जाता है। आदमी को या किसी भी व्यक्ति को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार अपने व्यवहार में, व्यक्तित्व में बदलाव लाना चाहिए। अब मान लो कि हमको मन है खुश रहने का, हमको मन है हंसी मजाक करने का। अब हम क्या करें भाई? तो एक मोटा कंबल ओढ़ के बैठे हुए कि नहीं, हमको हंसना नहीं है, मुस्कुराना नहीं है, तो आपको नुकसान होगा ना। आपको लॉस है। जिंदगी आपका है, दिमाग भगवान आपको दिए हैं। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या नहीं कहेगा, उसे क्या लेना देना है यार। आप ये काम कदापि ना करो जिससे समाज पे बुरा असर पड़े। बाकी आप अपनी खुशी जहां आपको मिलता है आप उसको तलाश लो, उसी में आपका मोक्ष है, उसी में आपको मोक्ष मिलने वाला है, लिबरेशन मिलने वाला है। तो भारत का समाज एक टिपिकल सोसाइटी बना हुआ था। अब इस सोसाइटी में सुधार करने का बीड़ा उठाया एक व्यक्ति है, राजा राम मोहन राय। ये व्यक्ति जाति से है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण जाति से है तो स्वाभाविक है कि पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, शिक्षित था भी। ब्राह्मण का मतलब है उसके साथ शिक्षा और संस्कार जुड़ा होता है। अगर नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण जाति के हैं, बंगाल के ब्राह्मण हैं। इनका जन्म नादिया जिला में राधानगर गांव में हुआ था। हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ भी दे, कभी कभी बौरा जाता है कहाँ जन्म हुआ था ये बताओ। ये सब चीज हालांकि एसएससी वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन फिर आयोग का कोई ठिकाना नहीं है कब कुछ पूछते। तो राजा राम मोहन राय का जन्म यहाँ पर हुआ था और ये ब्राह्मण परिवार से राधानगर गांव में हुआ था। ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है ये ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अब थोड़ा सा देखो कितना कंट्राडिक्शन है समाज में। समाज में ये बताया जाता है कि जो भारतीय समाज को छत बिछत करने वाला कोई कम्युनिटी है तो वो ब्राह्मण कम्युनिटी है। उसी ने जाति पाति बना दिया, उसी ने छुआछूत बना दिया, उसी ने वर्ण संकर जाति पैदा किया। पता नहीं कितनी दलीलें, कितने तरीके की दलीलें दी जाती है। अब सोचो, अगर ब्राह्मणों ने बनाया था तो फिर कोई ब्राह्मण कैसे इसको तोड़ने के लिए प्रयास करेगा? आज क्यों नहीं किसी चीज को, किसी सिस्टम को ब्राह्मण पैदा कर दे रहा, लोग उसके एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। अगर ब्राह्मण चौक में खड़ा होकर के कहे कि ऐसा करो तो क्या कोई कर लेगा? नहीं करेगा। तो उस समय लोग कैसे कर लेते थे? सोचो, कर लेते थे कि वो स्वयं अपनाते थे कि वो कर लेते थे। ब्राह्मण एक आइडियल सेट करता था। जैसे ब्राह्मण धोती कुर्ता पहन के चल रहा है, उसमें उसको गौरवान्वित महसूस करता है। मान लो पैजामा कुर्ता पहन के चलने में गौरवान्वित महसूस करता है, वो जहां भी जाता है। अब देखा देखी आप भी पहनने लगे। अब कल को कहीं पे आप जाकर के वही धोती कुर्ता पहने हुए किसी कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में चले गए, तो वहां पे आपको अपमानित होना पड़ा। अब बाहर निकल करके किसको गरियाएंगे भाई? किसी को तो चाहिए ना, गरियाओ ब्राह्मण को। हम उसी को देख करके तो
उसी ने तो हमको फोर्स किया था कि सेम सिचुएशन यही हुआ है। भारत में यही हुआ है। भारत में यही हुआ है कि जो कुछ भी बुरा हुआ है वो ब्राह्मणों पर डाल दो, उसी ने किया है। अब अगर ब्राह्मण इतना बुरा था तो क्यों उस क्लोज सोसाइटी को, उस टिपिकल सोसाइटी को रिफॉर्म करने का बीड़ा उठा लिया? वो तो अच्छा था कि ये लोग ऐसे ही बने रहते, तभी तो इसकी बादशाहत चलती, इसके आदेशों को लोग मानते। लेकिन नहीं, उसने सुधार की बीड़ा उठाई। क्या सुधार किया करने की बीड़ा उठाई? तो जो कल के क्लास में हम लोग बात किए थे, रिलीजियस या धर्म के क्षेत्र में जितनी बुराइयां थी, समाज में जो हाँ, उसको कहा कि भैया अब हम ही को खड़ा होना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। तो ब्राह्मण का मतलब ही है कि मुखर और प्रखर। अगर कोई व्यक्ति मुखर है यानी आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, बोलता है, और प्रखर है यानी कि तीक्ष्ण दिमाग का है, तो ब्राह्मण है। तो राजा राम इस दोनों ही मामले में आगे थे। अच्छा, एक और बात याद रखना, राजा राम मोहन राय बहुभाषीय थे, बहुत सारे भाषाएं जानते थे। संस्कृत हो, बांग्ला हो, उर्दू हो, 36 भाषा जानते थे। फ्रेंच जानते थे, लैटिन जानते थे, 36 भाषा जानते थे। इसीलिए अगर आपको ज़्यादा स्मार्ट बनना है, ज़्यादा तेज बनना है, तो बहुत अधिक से अधिक भाषा सीखिए आप। जितना ज़्यादा भाषा आप सीखेंगे उतना ही ज़्यादा तीक्ष्ण दिमाग के होंगे। हमारे देश में कुछ लोग थे, जैसे टीपू सुल्तान भी था, वो भी बहुत सारा भाषा जानता था। वो भी जानता था, फ्रेंच जानता था, जर्मन जानता था। संख्या तो याद नहीं है, संख्या कोई मतलब नहीं रखता है संख्या, लेकिन बहुत सारे भाषा को जानते थे। टीपू सुल्तान भी जानता था और राजा राम मोहन राय भी जानता। और आज हम लोग एक दो विदेशी भाषा जान लेते हैं तो हम लोग को लगता है कि बहुत कुछ जान लिए। तो ये स्वाभाविक है कि ये तीक्ष्ण दिमाग के थे, कुशाग्र बुद्धि के थे, और समाज के वो वर्ग से बिलोंग करते थे जो समाज को लीड करता था, समाज जिसकी ओर देखता था। ब्राह्मण कम्युनिटी ऐसा कम्युनिटी था, आज भी है, कि जब तीनों वर्ण जब हार जाता है, जहां पे वो रुक जाता है, थक जाता है, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, तब वहां पे ऑप्शन के रूप में फिर ब्राह्मण को खड़ा किया जाता है। और फाइनली वो उसी के हाथ में सब कुछ आ जाता है, निर्णायक हो जाता है। उसके बाद बदल जाने के बाद, जब वक्त बदल जाता है, व्यवस्था बदल जाता है, तो ब्राह्मण फिर वहां से साइड हो जाता है। ये इतिहास रहा है। तो समाज सुधार की प्रेरणा यहां से मिली, और समाज सुधारक सबसे बड़े बन गए कौन? भीमराव अंबेडकर। सबसे बड़े समाज सुधारक किसको माना जाता है? आज राजा राम मोहन राय का चौक कहीं सुनी है कि राजा राम मोहन राय चौक बना, राजा राम मोहन राय स्टेडियम बना? नहीं, इन्होंने इनिशिएटिव लिया, इन्होंने सब कुछ किया, इन्होंने मार्गदर्शन दिखाया, इन्होंने लोगों को प्रेरित किया, प्रेरणा दिया, लेकिन इनका कोई पूछ नहीं है। लेकिन एक बंदा आता है और आज उसके नाम पे लोग रोटी सेक रहे हैं। आज सबसे ज्यादा पूजनीय है समाज सुधारक के रूप में, किसने समाज को सुधार दिया, समाज को दिशा दे दिया। ऐसे ऐसे अंबेडकर कितने उनके सामने आते जाते गए, और कितने पैदा हुए, कितने मर गए। राजा राम मोहन राय के सामने इतने इंटेलेक्चुअल थे। और सोचो, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय इनको अपना डेलीगेट बना करके इंग्लैंड भेजा था। इसका जब पेंशन रुक गया था तो और कोई उसको भारत में नहीं मिला। राजा राम मोहन राय उस समय देश के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल थे। इनको इंग्लैंड भेजा गया कि जाइए भैया, मेरा मामला सेटल करवाइए, मेरा पेंशन चालू करवा दीजिए। लेकिन इनको दबा कोई भी इन्हीं का नहीं। आप मंगल पांडे को कितने लोग जानते हैं? अगर मंगल पांडे दलित होता, शूद्र होता, तो आज पता नहीं पूरे भारत पटा पड़ता उनकी मृत्यु से, उनके स्टैचू से। लेकिन वो ब्राह्मण थे इसलिए उनको, लेकिन ब्राह्मणों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्राह्मण जब मुस्कुरा करके आगे निकल गया तो समझ लो कि पीछे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। चलते चले जाते हैं लोग। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको अनुभव है, हम भी तो इसी कम्युनिटी में, इसी जाति से हैं, तो हमको पता है। तो ये बेचारे समाज सुधार का बीड़ा उठाया कि भाई समाज में जितनी बुराई है, जो महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जा रहा है, उसको शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, कन्या बालिका हत्या की जा रही है, पर्दा प्रथा है, सती है, विधवाओं को विवाह नहीं किया जा रहा है, ये सब समस्या इनको पीड़ा देती थी। और इनको लगता था कि भारत कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता था।
इनको अफसोस था। इनको अफसोस इसलिए था क्योंकि इनके जो ब्राह्मणों को क्या, ब्राह्मण पूरे भारत को अपना बपौती समझता है, इसलिए समझना स्वाभाविक भी है क्योंकि उसी ने भारत को डिजाइन किया है। भारत का ज्ञान, संस्कृति, संस्कार, जो भी आपकी विरासत है वो सब उसी ने बनाया है, उसी का देन है। तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ये छीन जाए, लूट जाए, अंधकार में चले जाए। तो इसको तकलीफ हो रहा था कि हमारी विरासत, हमारी उपलब्धि, हमारी गौरव खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने देखा कि भैया क्यों हो रहा है ऐसा, तो कूप मंडूक समाज की वजह से, अंधकार में समाज की वजह से, रूढ़िवादी समाज की वजह से हो। तो इसलिए इन्होंने शुरू किया। अभी बंगाल में राजा राम मोहन राय, बंगाल में ही क्यों, सवाल ये उठता है। राजा राम मोहन राय तो समझ में आ गया कि चलो ये ब्राह्मण कुल के थे, एडवांस फैमिली से थे, पढ़े लिखे थे, तो स्वाभाविक है कि इनका दिमाग थोड़ा सा आगे, क्योंकि अंग्रेजों के साथ इनका उठ बैठ था, उन्हीं के स्कूल में पढ़े लिखे थे, तो इनका दिमाग थोड़ा सा आगे था। लेकिन बंगाल में क्यों शुरू हुआ, तो बंगाल में शुरू होने के पीछे अंग्रेजों का ही देन है। अंग्रेजों ने जो एक माहौल तैयार कर दिया था बंगाल में, उससे नए नए बुद्धिजीवी वर्ग, जिसको भद्र लोक सोसाइटी कहा जाता है या भद्रजन कहा जाता है, भद्रजन, भद्रजन मतलब इंटेलेक्चुअल क्लास, बुद्धिजीवी वर्ग, भद्रो मानुष, बंगला लोग कहता है तुम भद्रो मानुष आछे। हाँ, तो हमारा दूसरा जो सवाल है कि आखिर में बंगाल में क्यों शुरू हुआ। तो बंगाल में शुरू होने के पीछे समाज सुधार के कुछ कारण थे। कारण क्या था, तो सबसे पहला जो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई वो कहाँ पे हुई, बंगाल में है। यानी अंग्रेजी शासन की स्थापना बंगाल में हुई। अब जब ये अंग्रेजी शासन यहाँ पे आ गया तो बंगाल में अंग्रेजी स्कूल खुला, अंग्रेजी प्रशासन आ गया, संचार साधन आ गया, यातायात का साधन आ गया, सेना आ गया। मतलब एक सरकार को चलने और चलाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब के सब आधुनिक चीज बंगाल में स्थापित कर दी गई। कॉलेज बन गया, अंग्रेजी कानून आ गया, सब कुछ। अब अगर इस माहौल में कोई बच्चा पला बढ़ा हो तो स्वाभाविक है कि उसका सोच कैसे अंधकार वाला हो सकता है। अगर नया चीज देख रहा है, नया चीज पढ़ रहा है, तो उसके दिमाग में भी नया चीज इसको अच्छा लगा। राजा राम मोहन राय के विचार बदलने में ये सब का भूमिका अहम रहा। अगर वो अंग्रेजी स्कूल से नहीं पढ़े होते, अगर उनके दोस्त अंग्रेज नहीं होते, तो वो भी अब अन्य भारतीय की तरह रहते, वो भी उतना ही सोचते कि भाई समुद्र के पार नहीं जाना है, नहीं तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वो कारण था, वो भी उस समय के लिए जरूरी था। क्यों नहीं समुद्र से पार जाने दिया जाता था, उसका भी कारण था, जिस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो एक क्लास लग जाएगा, अलग से बात करेंगे किसी दिन अनऑफिशियल। तो ये सब कुछ सिस्टम बंगाल में डेवलप हो गया था। और स्वाभाविक है कि जब कोई बच्चा अंग्रेजी स्कूल से पढ़ेगा, अंग्रेजी विज्ञान का किताब पढ़ेगा, सब कुछ यूरोपियन पढ़ेगा, तो उसका दिमाग भी यूरोपियन हो जाएगा। तो राजा राम मोहन राय का भी हो गया था। उनको भी लगा था कि हमारा समाज पिछड़ा है, हम अधिकार में है, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था सब खत्म हो गया था। 800 सालों के गुलामी में, 700 सालों के गुलामी में भारत सब कुछ अपना खो चुका था। पहले वाला सिस्टम सब अच्छा था, लेकिन 600 साल मुसलमानों के शासन में सब कुछ हमने अपना खो दिया था और हम धीरे धीरे डार्क एज में चले गए थे। ठीक है, ये सब कुछ होने के साथ बंगाल, जो पहले से भी व्यापार, वाणिज्य और संस्कृति का केंद्र था, इस समय भी बंगाल व्यापार, वाणिज्य और संस्कृति का केंद्र बन गया था। अब जो चीज जितना एडवांस होगा, उसका प्रभाव गाहे बगाहे पढ़ना ही है। पड़ोस पे पढ़े, फिर आगे बढ़े, इस तरह से वो पढ़ते चला जाता है। ये जो बंगाल में अंग्रेजों ने इस तरह का जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया था, इससे बंगाल के समाज में एक नए वर्ग उत्पन्न हुआ, जिसे भद्र लोग कहते थे। ये भद्र लोग थे, ये इंटेलेक्चुअल लोग थे। ये सब कुछ का उपयोग किया था उन्होंने, बंगाल के ये सारे तंत्र का, ये सिस्टम का उपयोग किए थे। तो एक नया वर्ग, जैसे कि एक बच्चा है, उस बच्चे को अगर अमेरिका में पढ़ने के लिए भेज दिया जाए, आप ही घर का बच्चा है, उसको अमेरिका में पढ़ने के लिए भेज दिया जाए, जब वो उधर से आएगा तो वो एक अलग कॉभर में आएगा,
एक अलग लिहाफ में वो सज धज करके आएगा। उसका बोली, रहन सहन, खान पान, सोच, फैशन, सब कुछ आपसे अलग हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे बंगालियों का हो गया था। ये भारत से अपने आप को अलग समझने लगे थे। अलग समझने का मतलब नहीं कटा हुआ, भारत के समाज के और जो टिपिकल वर्ग था उससे अपने आप को अलग समझने लगे थे, अपने आप को प्रोग्रेसिव समझने लगे थे। इसीलिए तो राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे ज्यादा इन्होंने ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इन्होंने ही आगे बढ़ाया, क्योंकि ये एडवांस हो गए थे। अंग्रेजों की गतिविधियों को, अंग्रेजों के कदम को समझने में ये हो गए थे। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख कारण था जिसके वजह से बंगाल में ही समाज सुधार आंदोलन शुरू हुआ। क्लियर है? दो चीज आपने समझ लिया कि एक तो संगठन कैसा था, कितने थे, तो ये संगठन के लेवल में आप समझ लिए। अब आइए हम लोग व्यक्तिगत स्तर पे चलते हैं कि जो भारत में समाज सुधार का पहला बेड़ा उठाया, आपको पता है, राजा राम मोहन राय। इसीलिए इनको भारतीय समाज सुधार का अग्रदूत, भारतीय आधुनिकता का पिता, इस तरह का टर्म यूज किया जाता है। किसके लिए? राजा राम मोहन राय। अब आइए हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार के लिए क्या क्या किया। तो राजा राम मोहन राय को समझने के लिए हम ये समझने वाले कि ओवरऑल उन्होंने क्या क्या किया। तो राजा राम मोहन राय को समझने के लिए हमें कुछ आयाम को देखना पड़ेगा। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले तो संगठन बनाया, जैसे आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, इस तरह के संगठन बनाया। दूसरा इन्होंने क्या किया कि पत्र पत्रिकाओं का, पुस्तक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। अखबार का प्रकाशन किया, पत्र पत्रिका, अखबार, इसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया, अपने संदेशों को जन जन तक पहुंचाया। हालांकि ये शहर तक ही, शहर के मिडिल क्लास तक ही सीमित था। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो भारत में जितने भी समाज सुधार मूवमेंट हुए, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, वो शहरी वर्ग तक ही सिमट करके रह गया था। उसका एक लिमिटेशन था, वो गांव तक, जन जन तक नहीं पहुंच पाया था, इसमें एक लिमिटेशन था। फिर तीसरा, कानून बनवा करके इन्होंने समाज सुधार करने का प्रयास किया। तो ये तीन महत्वपूर्ण चीज है जिसको आपको जानना चाहिए। अब ये तीनों चीज हम जब जान जाएंगे तब हम समझ जाएंगे कि राजा राम मोहन राय ने कैसे समाज को सुधारा, कैसे धर्म की बुराइयों को दूर किया। समझ में आया? राजा राम मोहन राय का जन्म याद रख लेना, हो सकता है कभी पूछ दे, 1722 में हुआ था। हालांकि ये सब सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन इतिहास है, कभी पूछ भी दे तो हो सकता है। राजा राम मोहन राय को कई उपनामों से भी जाना जाता था, जैसे भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत, राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत के पिता, जनक, आधुनिक भारत के पिता, भारतीय आकाश में चमकने वाला सितारा, इन सारे नामों से जाना जाता है। अच्छा, याद रखना, एक और चीज याद रखना, जैसे कि हम कल बता चुके हैं, राजा राम के विचारों को समझने के लिए कि उन्होंने कौन से अप्रोच या कौन से विचार के आधार पर समाज और धर्म को सुधार करने की कोशिश की। तो इनका समाज के संदर्भ में क्या सोच था, क्या सोचते थे कि समाज कैसा होना चाहिए, और धर्म के संदर्भ में क्या सोच था कि धर्म कैसा होना चाहिए। ये दोनों को अलग अलग रखना है। जैसे जैसे स्वाभाविक है कि अगर ये बहुदेववाद, मूर्ति पूजा के विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एकेश्वरवाद को सपोर्ट करते होंगे और ईश्वर के निराकार स्वरूप को स्वीकार करते होंगे। अगर बहुदेववाद को नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब एक तत्ववाद को मानते होंगे, एक ईश्वर को मानते होंगे। तो राजा राम मोहन राय एक ईश्वर को मानते थे। अगर ठीक है, हाँ, अगर आप बहुत सारे देवताओं की बुराई कर रहे हैं तो इसका मतलब एक देवता की सत्ता को आप स्वीकार कर रहे हैं, जैसे और धर्म के लोग स्वीकार करते हैं। बहुदेववाद की संकल्पना हमारी ही है, क्योंकि हम ही ज्यादा एडवांस है।
अब जो ज्यादा एडवांस होता है, जो ज्यादा पुराना होता है, उसी के कई सारे ब्रांचेस होते हैं ना। जैसे मान लो बड़ी पुरानी कंपनी है तो उसी के कई सारे यूनिट अलग अलग देशों, अलग अलग शहरों में होती है। समझ में आ गया? हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि संगठन स्तर पर उन्होंने क्या किया। तो सबसे पहला उन्होंने वर्ष 1815 में राजा राम मोहन ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था आत्मीय सभा। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि क्या क्या किए हैं। ये थोड़ा सा इनका जो क्षेत्र है, इनका जो कार्य है विस्तृत है, इसीलिए थोड़ा सा इनको याद करना, विस्तार पूर्वक जानना पड़ेगा। इन्होंने वर्ष 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ये पूछा जाता है अक्सर, आत्मीय सभा। यही आत्मीय सभा आगे चल करके वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज बन गया था। ब्रह्म समाज क्या करता था? दो काम करता था। एक तो समाज की कुरीति जो थी, विशेष करके महिला, जाति प्रथा, अस्पृश्यता, ये सब पे काम कर रही थी। इसके प्रति समाज के वर्ग के सामाजिक लोगों को जागरूक कर रही थी कि ये सब चीज खत्म कर दो, मत करो। दूसरा, धर्म के क्षेत्र में ये दो काम किया। धर्म के क्षेत्र में वही मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, बहुदेववाद का विरोध किया गया, पुरोहिताई का विरोध किया गया, मतलब वो सारी बुराइयां, कर्मकांड जो होते थे, बड़े बड़े कर्मकांड, बलि, वो सब का विरोध किया गया। ये दो काम किया गया ब्रह्म समाज के द्वारा। इन्होंने ईश्वर के लिए, धर्म के क्षेत्र में अगर देखें तो ईश्वर को इन्होंने, ईश्वर के संदर्भ में एक ईश्वर को माना, यानी ब्रह्म समाज एकेश्वरवादी थे, एक ईश्वर को मानते थे। ये ईश्वर को सर्वव्यापी मानते थे। ऐसा नहीं है कि ये सब नया कॉन्सेप्ट है, ये पहले से ही हमारा वेद में, उपनिषदों में ये सब कुछ है। गीता में भी तो कृष्ण कहते हैं कि हम ही एक हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये अलग से कोई थॉट क्रिएट कर दिए हैं या कोई नया आइडियोलॉजी लाए, ये सब कुछ पहले से था। हाँ, अब ये प्रयोग में नहीं था, इसको दोबारा प्रयोग में लाने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। सर्वव्यापी, सर्वशक्तिशाली, इस तरह की ईश्वर की कल्पना की गई। निराकार, अगर मूर्ति पूजा का नहीं मानना है तो उसके जगह पे निराकार ईश्वर की कल्पना करने पड़ेगी, जो निर्गुण भक्ति भी करता है। निराकार, निर्गुण, इस तरह से ईश्वर को बताया गया कि ईश्वर इस तरह के। उन्होंने ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म में जो अवतारवाद था, अवतार लेने की कल्पना है, उसको भी नकारा। अवतार को भी नकारा, ये अवतार नाम का कोई चीज नहीं है, उसका खंडन किया गया। ठीक है? तो ये करते क्या थे कि ये लोग सभा आयोजित करते, कॉन्फ्रेंस आयोजित करते थे, और जो शहर के जो बुद्धिजीवी लोग थे उनको एड्रेस किया जाता, बताया जाता है, और वो जो लोग थे वो जाकर के अपने मोहल्ला में, अपने बस्ती में, अपने गांव में लोगों को बताते थे। तो इनका जो प्रभाव था ये दरअसल विशेष करके कलकत्ता शहर के मिडिल क्लास के लोगों तक ही रह गया था। मिडिल क्लास के लोग ही इनके फॉलोअर थे। ये जन जन तक, गांव गांव तक नहीं पहुंच पाया था। इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन यही था समाज सुधार आंदोलन का, कि गांव गांव तक वो नहीं पहुंच पाया था। और उस समय, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय 90% लोग गांव में ही रहते थे। 10% आबादी भी शायद नहीं रहती होगी। अभी अगर 70-71% आबादी आज भी हमारी गांव में रहती है 21वीं सदी में, तो समझ लीजिए कि 19वीं सदी में कितने लोग रहते होंगे शहर में। ठीक है? राजा राम मोहन राय की मौत इंग्लैंड में ही हो गया था, जब मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के डेलीगेट्स के रूप में या प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड गए थे, तो वहीं पर उनको बीमारी हो गया था और मर गए थे वो। अकबर द्वितीय ने ही इनको राजा की उपाधि दी थी। ये सब कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो हो सकता है आपसे पूछा जाए।
अकबर द्वितीय जो मुगल बादशाह था, अकबर सेकंड, उसी ने इनको राजा की उपाधि दी थी, नहीं तो इनका नाम मोहन राय था। ऐश्वर्या राय है ना, ऐश्वर्या राय इसी के खानदान की थी, ऐश्वर्या राय। ठीक है, नहीं राय, राय मजाक कर रहे हैं, राय टाइटल की वजह से बोल, राय होता है, रे होता है, रॉय होता है, राय, रे, रॉय। ठीक है, तो ब्रह्म समाज ये सारा काम कर रहा था। ब्रह्म समाज आगे जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, अभी हम सिर्फ संगठन पे बात कर रहे हैं, जब संगठन पे खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर कौन कौन से पत्र पत्रिका निकाला गया, उसमें क्या कंटेंट था, मोटा मोटी हम लोग देखेंगे। वर्ष 1839 में ही रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि ब्रह्म समाज से ही जुड़े हुए थे, एक नए संगठन बनाया जिसका नाम था तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा, याद रखना, ये जो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता, इनको एक और बात का श्रेय जाता है, इन्होंने ही भारत में देवेंद्रनाथ टैगोर, हालांकि हम लोग बाद में पढ़ेंगे लेकिन यहां पे बता देते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर को ही भारत में पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने का श्रेय जाता है। इन्होंने ही वर्ष 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी बनाया था। जमींदारों का एक संगठन था जो जमींदारी हित के लिए काम कर रहा था, तो एक तरह से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम शुरू किया था। तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी समाज नामक संगठन का गठन किया था। ये क्या करता था, तो जो राजा राम मोहन राय के जो भी विचार थे समाज के संदर्भ में और धर्म के संदर्भ में, उसको ये लोगों तक प्रचारित करता था। लंबे अरसे तक देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के प्रमुख बने रहे। वर्ष 1857 में ब्रह्म समाज से एक और व्यक्ति जुड़े जिसका नाम था केशव चंद्र सेन। ये सब सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से समाज सुधारक ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। हाँ, तो नेक्स्ट है 1857। बिल्कुल पूछा जाता है, वेरी गुड। केशव चंद्र सेन 1857 में ब्रह्म समाज से जुड़े। जब केशव चंद्र सेन आए, देन देवेंद्रनाथ टैगोर अपने पद को छोड़ करके केशव चंद्र सेन को दे दिए और ब्रह्म समाज के प्रमुख बन गए केशव चंद्र सेन। और ये बड़ी ही कट्टर थे, ये राजा राम मोहन राय के विचारों को अक्षरशः लागू करना चाहते थे, उसमें किसी भी तरह का कोई लाम लिफाफा या बदलाव की बात नहीं करते थे। बंगाल के ही थे, हाँ बंगाल के ही थे। सेन बाबू नहीं सुनिए, बंगाली लोग होता है, पाल बाबू, सेन बाबू, घोष बाबू, बंदोपाध्याय बाबू, चटर्जी बाबू, मुखर्जी बाबू। हाँ। ये सब के सब बुद्धिजीवी वर्ग हैं, ये सब के सब धनाढ़ वर्ग के व्यक्ति हैं, सब के सब प्रबुद्ध वर्ग है। ये बंगाली समाज का, ये गरीब गुरबा पिछड़े हुए लोग नहीं है। पहले समाज का आज न जिसको मन करता है, तो जब से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आया है तब से झंडू बाम भी आजकल, झंडू बाम पीड़ाहारी बाम भी आजकल चले आ रहा है, पॉलिटिक्स में लीड करने लग रहा है समाज को, उसको भी हम लोग वोट दे करके जी। उस समय नेतृत्व समाज का यही वर्ग करता था, प्रबुद्ध वर्ग, जो धनी होता था, जो अमीर होता था। पहले का कोई भी किसी भी नेता का नाम उठा करके हमें बता दो कि वो गरीब परिवार से बिलोंग करता था। कोई नेता लीडर नहीं मिलेगा जो गरीब से, पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करता हो। सबके सब समाज को जो आगे बढ़ाया गया, जो मॉडर्न सोसाइटी में लाया गया है, वो मॉडर्न सोसाइटी लाने का श्रेय
अपर क्लास के इन लोगों को जाता है। यही वर्ग आगे बढ़ करके उसको एक्सेप्ट किया। अगर समाज को अंधकार में रखना होता, पिछड़ा रखना होता, तो काहे के लिए समाज को सुधार करता? अगर उसको अंध समाज से ही फायदा होता तो कल्पना करो। ये सब के सब सवर्ण जाति के हैं, उच्च जाति के लोग हैं। ये सब के सब संपत्तिशाली वर्ग है। कोई जमींदार है, कोई सामंत है, किसी का अपना राजवंश था, कोई पढ़ा लिखा वर्ग है। मतलब कि ये खानदानी लोग हैं, आलतू फालतू लोग नहीं है कि कहीं का ईंट कहीं का लोरा और भानुमति ने कुंभा जुड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब के सब सॉलिड परिवार के लोग हैं और इनका समाज में एक पहचान है, एक प्रभाव है। इनकी बातों को लोग सुनते थे। अब ना कोई भी उठता है बस्ती से, गली से, नाली से, गटर से उठ करके दंगा फसाद करवाता और लीडर बन जाता है। उस समय ऐसा नहीं था, लोकतंत्र तो था नहीं। आपकी बुद्धिमत्ता से, आपके त्याग से, आपके नॉलेज से ही समाज में आपको प्रतिष्ठा मिलती है। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली और ये ब्रह्म समाज को बंगाल से बाहर भी प्रचारित करने में, यानी कि कल तक जो ब्रह्म समाज सिर्फ बंगाल में ही प्रभाव रखता था, बंगाल से बाहर पंजाब, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, बंबई, मद्रास, ये सब जगह तक इसको विस्तारित कर दिया था। ये जहां भी जाते थे इनके फॉलोअर आ जाते थे। ये सब लोग गांधी से ज्यादा लोकप्रिय थे। ये लोग अभी गांधी पैदा भी नहीं हुए थे, तब से इन लोगों ने समाज को एक दिशा दे दिया था। दरअसल कहा जाता है कि गांधी ने ही देश को दिशा दिया। गांधी के लिए पिच बना करके रख दिया गया था, ग्राउंड तैयार था, सब कुछ बना बनाया था। न तो गांधी ने कोई संगठन बनाया, न तो गांधी ने कोई लाठी कहीं पे खाए, न तो गांधी कभी जेल में गए भी तो कुछ दिनों के लिए गए और बहाना बना करके भूख हड़ताल करके और मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करके वापस निकल जाते थे। सब कुछ जिसने देश के लिए वो छुप गया, वो खत्म हो गया। जो सेक्रीफाई किया, जो बलिदान दिया, जो लड़ा कटा मरा, उसका तो कहीं पूछ ही नहीं है। जो सौदा किया, जो बार्गेनिंग किया, वो आज पूजनीय है। सबसे बड़े दलाल अंग्रेजों के नेहरू, सबसे बड़े सिंडिकेट अंग्रेजों के गांधी, ये मिल करके ये लोग। और आज भारत में अगर चले जाओ तो कोई ऐसा सार्वजनिक ये नहीं है जहां पे गांधी परिवार का ये नहीं होगा। ठीक है, तो वर्ष 1857 में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से जुड़े और ब्रह्म समाज का प्रभाव अखिल भारतीय कर दिया। उत्तर में पंजाब से लेकर के दक्षिण भारत तक और इधर महाराष्ट्र तक, ये सब पूरा ब्रह्म समाज के प्रभाव में आ गया। अब जब इस ब्रह्म समाज का प्रभाव पड़ने लगा तो केशव चंद्र सेन और ज्यादा कट्टर होने लगे और समाज और धर्म के सुधार में वो इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गए कि नवीन धर्म सुधार और समाज सुधार करके लोगों को हिंदू धर्म से ही अलग करने लगे। जैसे जो ज्यादा पढ़ लिख जाता है ना, तो क्या करता है, वो अपने रूप से कट जाता है। वो अपने आप को लगता है, वो सोचने लगता है कि हम सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है, सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव है, ये सब के सब तुच्छ है। जैसे एक बच्चा गया देहात से, परिवार से अपना उठ करके इंग्लैंड पढ़ लिख करके आया 2 साल 3 साल के बाद, तो मम्मी से बोला कि मम्मी हमें 1 गिलास वाटर दो, गिव मी 1 ग्लास वाटर। तो मम्मी ला करके तो दी, नहीं जल दो, बोला जल दो, जल दो। तो मम्मी बोले कि हाँ बबुआ, तू तो जब एजा रहत रहे तो पानी कहत रही, जल कहे लगला। तो लइकवा